आज भारत का सवाल में जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं उसके लिए ये छोटी सी बात अपने आप में पर्याप्त है। तपता अक्टूबर, अक्टूबर भी क्या तप सकता है? जी हाँ, तप रहा है, एसी चल रहे हैं। और इसकी बड़ी वजह है कि अब क्लाइमेट चेंज किस तरीके से हम पर हावी हो रहा है, इसका असर धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। सर्दियों में कई जगहों पर बर्फ़ नहीं पड़ रही है। सर्दियों में कई जगहों पर समय पर वैसी ठंड नहीं पड़ती जैसी एक ज़माने में पड़ा करती थी। कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था दिवाली पर रामलीला देखने के लिए रज़ाई लेकर जाया करते थे। कई बुज़ुर्गों का ये कहना है। बुज़ुर्ग ही क्या, थोड़े समय पहले आप चले जाएं 90s के आप बच्चे जो अब थोड़े बड़े हो चुके हैं, उनके अनुभवों के बारे में पूछे तो वो कहते हैं कि हम रामलीला देखने जब जाते थे तो रज़ाई लेकर जाते थे, इतनी ठंड पड़ा करती थी। लेकिन अब एसी चल रहा है घर में। जी हाँ, ये बड़ा बदलाव आया है। दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी ने 73 साल के रिकॉर्ड तोड़ डाले। लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर कब होगी गर्मी की विदाई। दरअसल इस तपते अक्टूबर ने चिंता का नया चैप्टर भी ओपन कर दिया। ये है गंभीर मसला। ठीक है, इस बार गर्मी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो इसके बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए, इसको समझेंगे आज। ग्लोबल वार्मिंग का असर पूरे शबाब पर है। पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित हुआ है। अभी आने वाली पीढ़ियों को और क्या क्या तकलीफें भुगतनी पड़ेंगी और सोचकर रूह कांप जाती है। बहरहाल दिल्ली की अक्टूबर की गर्मी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। पश्चिमी विक्षोभ का न आना तो एक वजह है ही, पर्यावरणीय परिवर्तन ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं अभी नवंबर में भी जल्द ठंड आ जाएगी ऐसा फिलहाल नहीं लग रहा है। आ जाए ये गनीमत है। मतलब ये है कि अभी एसी पंखे चलते रहेंगे। इस पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे और बड़ा शानदार पैनल मेरे साथ होगा। विशेषज्ञों की एक आपको बहुत बेहतरीन जमात, बेहतरीन पैनल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अक्टूबर की गर्मी, टूटे 73 साल के रिकॉर्ड। कब होगी गर्मी की विदाई? तपता अक्टूबर, चिंता का नया चैप्टर। दिल्ली की सर्दी तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब दिल्ली की अक्टूबर की गर्मी से भी रूबरू हो जाइए। सबकी जुबान पर एक ही बात है, आखिर इस गर्मी की विदाई कब होगी? वैसे तो राजधानी दिल्ली में सुबह और शाम की ठंड होने लगी है, लेकिन दिन में गर्मी का एहसास पूरा हो रहा है। अक्टूबर निकल चुका है और नवंबर ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली से गर्मी विदा होने का नाम ही नहीं ले रही है। अक्टूबर महीने में राजधानी ने गर्मी का करीब 73 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 1951 में दिल्ली में अक्टूबर महीने में इतनी ही गर्मी थी जितनी साल 2024 के अक्टूबर महीने में रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की ओर से अक्टूबर महीने को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक नई दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों के मामले में अक्टूबर 2024 साल 1951 के बाद सबसे गर्म अक्टूबर रहा है। तपता अक्टूबर, चिंता का नया चैप्टर। 1951 में 36.2 डिग्री सेल्सियस था अक्टूबर का तापमान। IMD के मुताबिक 2024 अक्टूबर का भी यही हाल है। साल 1907 में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस था। सफदरजंग में न्यूनतम 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। साल 1907 में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस था। 1930 में 35 डिग्री सेल्सियस था अधिकतम तापमान। अधिकतम तापमान 1938 में 35 डिग्री सेल्सियस था। 1941 में 35.8 डिग्री सेल्सियस था अधिकतम तापमान। इस साल अक्टूबर के महीने में तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी ने जलवायु वैज्ञानिकों की भी चिंता बढ़ा दी है। तब अक्टूबर क्या है वजह? ग्लोबल वार्मिंग और कई पर्यावरणीय परिवर्तन अहम वजह हैं। हर किसी व्यक्ति के हर रोज के जीवन को प्रभावित कर रहा है ये परिवर्तन। बदलाव जलवायु के बारे में वार्निंग भी दे रहा है। पश्चिमी विक्षोभ नहीं आने से तब तक अक्टूबर हुआ है। कमोवेश हर रोज ही पूरे दिन तेज धूप निकलना भी बनी वजह। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में अंतर देखा गया। राजधानी में अभी अगले सप्ताह भर तक कोई बदलाव नहीं। ऐसे हालात बीते एक दशक में पहली बार बन रहे। गर्मी की चुभन से बचने के लिए अभी तक एसी पंखे चल रहे। बहरहाल बारिश भी न होने से तापमान सामान्य से ऊपर चला गया। इस महीने के अंत में इतना अधिक तापमान पिछले दशक भर में कभी नहीं था। बहरहाल अक्टूबर की गर्मी अब नवंबर की गर्मी में कन्वर्ट होगी या फिर नवंबर ठंड को लेकर आएगा, ये सवाल दिल्ली वालों के जहन में तारी हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। आपकी तरह ये सवाल मेरे जहन में भी है और आज मैं भी श्रोता की तरह आपकी तरह मैं भी सुनूंगा, क्योंकि बहुत ही शानदार पैनल मेरे साथ मौजूद है। एक से एक एक्सपर्ट जब आपके सामने होते हैं
तो लगता है निर्बाध रूप से चर्चा चलती रहे, लेकिन कई बार ब्रेक लेना पड़ता है, समय की सीमा होती है। डॉक्टर सौरभ कुमार झा मेट्रोलॉजिस्ट मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद आर्या जी जाने माने पर्यावरणविद हैं, कई विषयों पर हमारी मदद करते रहे हैं। रजत मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर कई मुद्दों पर रजत आपको जानकारी देते रहे हैं। अक्षित संगोमला भी मेरे साथ जुड़ेंगे जो कि वेदर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। एक एक करके सभी मेहमानों से बात करते हैं। आनंद आर्या सर, सबसे पहले शुरुआत आपसे, क्योंकि आपसे लगातार इन विषयों पर बात हो रही। अक्टूबर क्या तपता हुआ कहना ठीक होगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि दिवाली के टाइम पे लोग रामलीला देखने रज़ाई लेके जाते थे, तो मुझे भी याद है कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो दशहरे से पहले ही जब रामलीला शुरू होती थी तो हम भी कंबल वगैरह कुछ लेके ही जाते थे, स्वेटर पहन के जाते थे। पर अब इन सब का जिम्मेदारी तो बस यही है कि जो हमारी जलवायु प्रणाली है वो खराब ही नहीं हुई है। मेरे हिसाब से हमने ध्वस्त कर दिया उसको, सिर्फ भारत में ही नहीं पर सारी संसार में ही हमने इसको ध्वस्त कर दिया है। और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि अगर मैं हिस्ट्री में थोड़ा सा इसको समझूँ तो ये हमारा शुरू हुआ है जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन दुनिया के अंदर शुरू हुआ, और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो हुई है वो है कि आपकी जनसंख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। शायद दुनिया में 2 या 3 देश ही ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या नहीं बढ़ रही। जापान है, जर्मनी है, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है। तो अब उसकी वजह से हम जो हमारे जो 4 फैक्टर जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं वो हैं हमारे पर्वत, हमारे वन फॉरेस्ट, हमारी नदियाँ और हमारी वेटलैंड्स। अब इन चारों के ऊपर जो मैं जो पिछले 20-25 साल से जिस चीज़ में इसमें मैं लगा हुआ हूँ उसमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हमें न पर्वत की परवाह है, ना हमें नदियों की परवाह है, ना हमें वनों की परवाह है, ना हमें वेटलैंड्स की परवाह है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, भारत के अंदर 7,57,060 वेटलैंड्स की एक इन्वेंट्री बनी हुई है 2011 में। अब ये वेटलैंड्स जो हैं ये सारे देश के कोने कोने में फैली हुई हैं, और 2000 हमने 1971 में रामसार कन्वेंशन में सिग्नेचर किया कि भाई हम वेटलैंड्स को बचाएंगे, और हर साल जितनी भी वेटलैंड्स जिनके क्राइटेरिया रामसार कन्वेंशन ने ले डाउन किए हुए हैं उनको हम रामसार साइट बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ना तो हमने किसी वेटलैंड की तरफ ध्यान दिया। जैसे मैंने कहा 7 लाख से जो हमारी वेटलैंड्स है उसमें सिर्फ 2 वेटलैंड्स को हमने नोटिफाई किया है। सर वेटलैंड समझाइए ना थोड़ा सा। सिर्फ 2, 7,57,000 वेटलैंड्स को, इनके लिए जो प्रोटेक्शन हुआ था जब हमारा एनवायरनमेंट। नहीं सर, एक सामान्य दर्शक समझ पाए उसको वेटलैंड भी बताइए, और उसको बताइए कि उसको क्या। वेटलैंड एक आर्द्र भूमि है जहां जैसे आपका टैंक है या जहाँ पे आपका मार्शी एरिया है, जैसे रिवर की एस्चुअरीज हैं, यह सब जितने भी आपकी लेक्स हैं इन सबको मिला दें हम तो ये 21 प्रकार की हमारे यहाँ वेटलैंड्स हैं, और ये सारे में हैं। और इनको बचाने के लिए पहले तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया, और फिर उसको वेट किया गया कि 15-20 साल हम वेट करें। उसके बाद 2010 के अंदर रूल्स बनाए गए कि जितनी वेटलैंड्स हैं उन सबको हम नवंबर 2011 तक प्रोटेक्शन दे दें। प्रोटेक्शन का मतलब यह है कि आप उनको एक मैप के ऊपर बना दें कि ये इसका एरिया है, यहाँ पे इसमें पानी आता है, यहाँ पे इसकी ओनरशिप है, और आप वहाँ क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। मैं इसको यहीं से डिटेल को आगे बढ़ाऊंगा। एक तो वाटर कंजर्वेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है,
पानी को बचाना ज़रूरी है। यानी देखिए, आप कुदरत की जब बात होती है तो पेड़ों की बात होती है, पानी की, यानी कुदरती रूप से जो भी चीज़ें आपके पास में उनको बचाना कितना महत्वपूर्ण है, इसकी तरफ इशारा जा रहा है। कुदरत से खिलवाड़ ही इस सब की वजह है। कुदरत जो हमें पालती पोसती है उसको हम बर्बाद करते हैं, इसीलिए हम ये सारी आफत झेलते हैं। यानी कुल मिलाकर जो हम दे रहे हैं वही हमको वापस मिल रहा है। इसको थोड़ा गंभीरता से समझेंगे। बाकी के मेहमानों से भी ज़रा बात करते हैं। रजत भी मेरे साथ मौजूद हैं। रजत पॉलिसी रिसर्चर के तौर पर मेरे साथ कई बार जुड़ते हैं। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो बड़ा डीप रिसर्च करते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो मेरा सहयोग हो जाता है इस तरह के कार्यक्रमों में। मुझे बताएं रजत कि अभी, क्योंकि हम शायद हो सकता है आप थोड़े छोटे हो मुझसे, लेकिन फिर भी हाँ, आपने भी देखा होगा कि किस तरह वेदर का बदलाव हो रहा है। और अक्टूबर इस बार बड़ा गर्म है। यहाँ पर तो गर्म है, आप शायद रायपुर में हैं इस वक्त, छत्तीसगढ़ में हैं। क्या मौसम का परिवर्तन पूरे देश में हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे लोगों को? धन्यवाद प्रवीण जी। पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सबसे पहले जो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो अक्टूबर की गर्मी हम देख रहे हैं, इसके इंडिकेशंस हमें मई से मिलने शुरू हो गए थे। और मई इस बार का बहुत ही ज्यादा गर्म रहा था, जहां हमें 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान दिल्ली तक में देखने को मिला। और ये एक इंडिकेशन शो करता है कि आगे आने वाले जो महीने होने वाले हैं उसमें भी हमें इंटरेस्टिंगली और भी चीजें हुई हैं जो हमें इसी साल देखने को मिली हैं। नॉर्मली जो मानसून का विड्रॉल होता है वो 25 सितंबर के आसपास दिल्ली या नॉर्दर्न इंडिया से हो जाता है। इस सब के बीच में डॉक्टर सौरभ कुमार झा भी मेरे साथ मौजूद हैं, वो भी जुड़ गए हैं, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सौरभ झा, आपका भी कमेंट मैं चाहूँगा। तपता अक्टूबर, इसको कैसे डिफाइन करें, कितना चिंताजनक, और क्या आने वाले समय में और चुनौतियाँ बढ़ने वाली हैं? सबसे पहले तो सारे दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जिस तरह से आनंद आर्या और मिश्रा जी बात कर रहे थे, तो मेरा सबसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो 1950 से 2024 के बीच में हम कार्बन इमिशन की बात करें, क्योंकि कार्बन इमिशन जो है एक सबसे मेजर फैक्टर। यदि हम स्टैटिकल एनालिसिस देखें 1970s का, तो 0.4 पर कैपिटा कार्बन इमिशन था। यदि हम आज की बात करें 2024 की, तो लगभग 2.07% पर मेट्रिक पर कैपिटा कार्बन इमिशन हो रखा है। मैक्सिमम 6.7% का जो फोल्ड है, ये फोल्ड सबसे बड़ा जो है क्लाइमेट चेंज, और जो अभी 1950 से लेके 2024 के बीच में जो सबसे मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और तपता अक्टूबर जो हम लोग सामना कर रहे हैं, उसमें कार्बन इमिशन का सबसे मेजर रोल है। इस पे काम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कार्बन एब्जॉर्प्शन। इस पे काम करना पड़ेगा। साथ साथ इसमें एक जो मेजर फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसके बाद अर्बन जो ओवर बर्डिंग है, मतलब जो पलायन का रेट है दूसरे स्टेट से एक जगह शिफ्ट हो जाना, ये भी एक सबसे बड़ा मेजर इशू है। लेकिन सारे इशू को देखें तो एक ही मेजर फैक्टर निकल के आता है, हमें कार्बन इमिशन पे काम करना है। यदि हम कार्बन इमिशन को रोक नहीं पाए तो आने वाला वक्त हमारे मोटे तौर पर समझना बहुत सिंपल है। आप प्रदूषण की मात्रा बढ़ा रहे हैं, चाहे लोगों की तादाद की वजह से हो, चाहे फैक्ट्रीज के लगने की वजह से हो, चाहे गाड़ियों की तादाद बढ़। कार्बन इमिशन का मतलब आप ऐसे समझिए सामान्य दर्शक, कि प्रदूषण बढ़ रहा है। और कार्बन एब्जॉर्प्शन का मतलब समझिए कि आप पेड़ पौधे लगाते हैं या प्रकृति के साथ तादाद में बनाकर रखते हैं, तो वो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर। इसको और थोड़ा बेहतर तरीके से समझेंगे। तपता अक्टूबर, ये हमारी आपकी चिंता का विषय है। इसको ध्यान से सुनिए कि आने वाले समय में ये तपता नवंबर, तपता दिसंबर, पता नहीं तपती जनवरी भी बन जाए तो कहना कोई बहुत ज्यादती नहीं होगी। प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि ये सिचुएशन हम देख सकते हैं मई के महीने में भी। मई के महीने में दिल्ली जैसे शहर में एक महीने में 10 दिन हीट वेव चल रही थी, जो कि अब तक नहीं हुआ था। और राजस्थान में 12 से 15 दिन हीट वेव्स हमने देखी हैं। सिर्फ अगर दिल्ली का डेटा देखेंगे तो 2024 में 20% ज्यादा लोगों को हीट स्ट्रोक हुआ था। यानी ये इंडिकेशन हमको दिखाता है कि अगर मई सबसे ज्यादा हाईएस्ट गर्मी वाली रही है, तो अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर भी वो देखने को मिलेंगे। और इसके साथ साथ 45 डिग्री से ज्यादा के 10 दिन, 35 डिग्री से ज्यादा की रातें, ये मई जून का महीना रहा है जी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज
है कि मानसून देखेंगे आप, मानसून का विड्रॉल नॉर्मली 25 सितंबर तक हो जाता है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, लेकिन वो एक हफ्ता डिले होकर लगभग 1 से 2 अक्टूबर तक होता है। यानी कि गर्मी हमें ज्यादा मिलती है, मानसून डिले होता है, इसका मतलब है कि ठंड भी डिले होगी। और जो पहले क्रिसमस या न्यू ईयर के टाइम पे जितनी ज्यादा ठंड पड़ती थी, अब वो शिफ्ट होके मकर संक्रांति और 26 जनवरी को जा रही है। इसका मतलब है कि ओवरऑल पैटर्न है वो भी चेंज हो रहा है। अब इसके दो बड़े रीजन हैं, आप दोनों ने जो बातें की वो एकदम वैलिड है। एक बड़ा रीजन है लॉन्ग टर्म ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और छोटा रीजन है जो शॉर्ट टर्म वेदर चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण हो रहा है। अब आप देखिए, इस बार पूरे भाई अगेन नॉर्थ इंडिया या दिल्ली की ही हम बात करते हैं, पूरे मानसून में 12 दिन का ड्राई स्पेल था, यानी बारिश नहीं हुई, लेकिन उसके बाद भी 60% ज्यादा बारिश हुई है। मतलब कुछ कम दिनों में ज्यादा बारिश होने लग जा रही है। इरेगुलरिटी, ठीक है। ये ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात की, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस मेडिटेरियन सी और यूरोप से कनेक्ट करती हैं। अगर वहां पर गर्मी ज्यादा होती है या वहां पर ठंड में बदलाव होता है तो उसका असर भारत में भी देखने को ठीक मिलेगा। है। और यही चीज हम देखते हैं अमेरिका कि से भी कुदरत connect में करती है। एक चीज दूसरे से कनेक्टेड है। आनंद आर्या सर हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद सर, आप मुझे ये बताएं कि एक तो ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हमें इतना कॉमन वर्ड है कि कोई भी चलते, अरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रहा है इस वजह से बारिश हो, अरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस वजह से गर्मी बढ़ गई, अरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है इस वजह से सर्दी जो है इस बार थोड़ी देरी से आ रही है। हर चीज़ के लिए एक जिम्मेदार ठहरा देते हैं। लेकिन ओवरऑल जैसे कार्बन इमिशन की बात डॉक्टर सौरभ कुमार ने कही, या रजत भी पुराने आंकड़े बता रहे हैं कि मई में कैसे गर्मी ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक कि मैं कई पहाड़ी इलाकों में जाता भी हूँ, जानता भी हूँ, कनेक्टेड भी हूँ, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे कई जगह जहाँ बर्फ़ पड़ती थी अब बर्फ़ पड़ना बंद हो गई है और थोड़ा ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। ये सारे चेंजेस क्या हैं? नहीं, ये तो देखिए जो मैंने पहले भी कहा, और कि जो हमारी जलवायु प्रणाली है वो टोटली ध्वस्त हो चुकी है। तो इसके जितने भी फैक्टर हैं अब उनका इफेक्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही। अब जैसे डॉक्टर झा ने कहा कि कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, वो होगा, पर उसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, और ये हमें आज से नहीं पता है, ये हमें 100 साल से ज़्यादा हो गए जब से गाड़ियाँ आई, जब से इंडस्ट्री आई, इंडस्ट्री का पोल्यूशन आया, पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हुई। अब जैसे अगर आप दिल्ली का ही हिसाब ले लें, अब दिल्ली के अंदर क्यों गर्मी हो रही है? 1950 के दशक में दिल्ली की पॉपुलेशन 10-12 लाख थी और उसका एरिया पुरानी दिल्ली का था 6 किलोमीटर के डायमीटर में घूमती थी दिल्ली, और उसके साथ नवी दिल्ली जिसको हम बोलते हैं वो हो गई। आज दिल्ली का दायरा नॉर्थ से साउथ के लिए प्रैक्टिकली 100 किलोमीटर हो गया, 90 किलोमीटर हो गया, और ईस्ट वेस्ट का आपका 70 किलोमीटर के हो गया। और इसके दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, एनसीआर का सोनीपत, पूरा इलाका इनके में। बीच में एक गज जमीन अब बची नहीं है। और अब दिल्ली की जैसे पॉपुलेशन है, या नोएडा, जब मैं यहाँ 35 साल पहले नोएडा में रहने आया, तो जैसे ही पास में नोएडा के आते थे तो टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम नज़र आने लगता था। आज वहाँ पे हमने हीट आइलैंड्स क्रिएट कर दिए हैं, बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग, बिल्डिंग, और उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं है। और इन्हीं के साथ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम ले रहे हैं वो सारा का सारा हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसकी वजह से ये हीट आइलैंड्स बन गए हैं। और जितना, अगर आप जैसे मैंने कहा दिल्ली का एरिया जो पहले एक 20-25 स्क्वायर किलोमीटर को छोड़ के, आपका किलोमीटर्स को छोड़ के बाकी का सारा ग्रीन था, खेती होती थी, वहाँ पे फॉरेस्ट होते थे, चाहे बबूल के ही हों, पर थे तो सही। पर अब वहाँ पे वो ग्रीनरी खत्म हो गई, तो जिसकी वजह से, जैसे मैं आपको आर्द्र भूमि का, वेटलैंड्स का एग्जांपल दे रहा था, यह सबसे बड़े कार्बन सिंक हैं जो कि जलवायु प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए का सबसे बड़ा कारण है। जैसे डॉक्टर मिश्रा भी एग्री करेंगे, डॉक्टर झा भी एग्री करेंगे, ये सबसे बड़ा कारण है। अब वेटलैंड्स के अंदर हमारे पास कोई 4.5% का जियोग्राफिकल एरिया है हमारे पास। अगर हम इसको ठीक से प्रोटेक्ट करें तो कितना कार्बन एब्जॉर्ब हो सकता है। इसी तरह जो हमारे
फॉरेस्ट हैं जो कि 4.5-5% के करीब हैं, अगर हम उनको ठीक से रखें और उनकी आप कितनी सुरक्षा सुंदर बात कह रहे हैं, मैं इसको यहीं से कंटिन्यू करूंगा। आप इतनी सुंदर बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर प्रकृति की पूजा, यानी जंगलों पेड़ों की पूजा और नदियों की पूजा, आर्द्र भूमि जब आप कहते हैं तो ये आर्द्र भूमि जो है ये एक तरीके से वेटलैंड या नदियों की भूमि कह लीजिए, तालाबों की भूमि कह लीजिए, इसको कितना महत्वपूर्ण माना, इसका ठीक ठाक से रखरखाव कर लें। ये आपने एक बात कही है, इसको थोड़ा और समझना चाहिए। हम आर्द्र भूमि पर काम करें हैं, वेटलैंड पर काम करें तो बात बन सकती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा जाता है। हम कोविड का भी एक समय देखते हैं जब थोड़े समय के लिए लॉकडाउन लगा और हमने देखा कुदरत एकदम से बदल गई थी। हम नहीं देखते थे कि ऐसी गर्मी पड़ रही है, हम नहीं देखते थे कि एसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। वो हालात फिर से नहीं बनाए जा सकते हैं। लोग बढ़ते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ती जा रही हैं, कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है। यानी क्या चाहें ना चाहें हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जैसे आनंद आर्या सर ने इस पॉइंट को रखा यहाँ पे, ये काफी वैलिड पॉइंट है, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो ओवर क्राउडिंग की मैंने बात की थी, अर्बनाइजेशन हो या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तो कार्बन इमिशन जो मेरा एक मेजर पॉइंट था इसको लेके, उसमें वर्ल्ड की लार्जेस्ट नंबर 1 पे हमारी इंडिया आज के टाइम में है, चाइना। और जिस तरह से COP 26 में क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन का जो मीटिंग हुआ था COP 26 में, एक डिसीजन लिया गया जो 2070 तक किस तरह से कार्बन इमिशन को रोका जाए, और इसके लिए सोलर एनर्जी पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफी फोकस है और गवर्नमेंट उस पर काम भी धीरे धीरे कर रही है। साथ साथ 2070 तक का एक लक्ष्य है 7700 मीट्रिक टन जो एनर्जी है सोलर से उत्पादन किया जाए, जिससे कि जो ये चैलेंजिंग सिचुएशन है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। साथ साथ एक हम लोगों को आपस में मतलब हर इंडिविजुअल के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कैसे कार्बन ठीक है, मैं मोटे मोटे तौर पर ऐसे समझता हूं कि अक्षय ऊर्जा वैकल्पिक ऊर्जा पर कार्य किया जा रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा पर अक्षय ऊर्जा पर कार्य करना एक विकल्प। देखिए सामान्य जन जो है उनको जो दिया जाता है वो करते हैं, फिर बाद में कहते हैं भाई आप लोग प्रदूषण कर रहे हैं, आप प्रदूषण कर रहे हैं। उनको समझ नहीं आता, गाड़ी दे दी, लोग जो बसाने की जगह दे दी, लेकिन पॉलिसी मेकिंग में या फिर जो साइंस के स्तर पर रिसर्चेस होती हैं वो इसके लिए बड़े समाधान लेकर आती हैं। इसको और समझेंगे। रजत, क्या आने वाले समय में चुनौतियां और बढ़ रही, कार्बन एमिशन जिसकी बात डॉक्टर झा कह रहे हैं वो तो कम होने से रहा आने वाले समय, या फिर आपको लगता है कि वैकल्पिक ऊर्जा के साधन और अन्य व्यवस्थाएं धीरे धीरे इन स्थितियों को बदल सकती हैं, लेकिन तब तक कहीं देर ना हो जाए? इस पर क्या फ्यूचरिस्टिक रिसर्चेज हैं जो अभी तक आ चुकी हैं सामने? प्रवीण जी देखिए, वैकल्पिक ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सोर्स है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन वैकल्पिक ऊर्जा के साथ समस्या ये आती है कि जो सिचुएशन चलती आ रही है वही चलती रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपको देखा जाए तो कुछ एग्जांपल्स फ्रांस, जर्मनी और ऐसे यूरोपियन कंट्रीज का लेते हैं जहां जो पूरी तरह से वैकल्पिक ऊर्जा पे शिफ्ट हो गए थे, लेकिन उनको मजबूरीवश वापस कोल पर जाना पड़ गया, क्योंकि या तो उनकी एनर्जी के जो बाकी सोर्सेज हैं वो किसी न किसी तरह से रिस्ट्रेन हो गए, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण हो या कोई और रीजंस के कारण हो, क्योंकि वो अपनी बढ़ती जनसंख्या को पूरा दे नहीं पा रहे थे एनर्जी, राइट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिनका हमें समाधान करने की जरूरत है। एक मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, आपने जैसे कहा कि आगे भी ये चीज बढ़ती रहेगी, तो हम कैसे देखते हैं? देखिए, हम तब तक अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तब तक अक्टूबर का एक अनइंटेंडेड बेनिफिट हुआ है, वो ये हुआ है कि इस बार दिवाली के बाद जो पॉल्यूशन लेवल है वो सबसे कम है पिछले कुछ सालों में देखा जाए। ये सीवियर नहीं पहुंचा है, यानी कि 400 AQI क्रॉस नहीं हुआ है, वो वेरी पुअर पे रहा। क्यों? क्योंकि आनंद सर से बात भी हो रही थी, अच्छा पॉइंट उठाया आपने। 2-3 दिन से हम उनसे बात कर रहे थे इस विषय पे। जी, तो अगर गर्मी ज्यादा है तो ऑब्वियसली हवाएं ज्यादा तेज चलेंगी और ऊपर ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले जाएंगे। अब ये ऐसी सिचुएशन हो गई कि जहर ही जहर को काट रहा है, लेकिन हमें ये समझना जरूरी है कि ये दोनों जहर ही बहुत खतरनाक है। अब होगा क्या, ये पैटर्न जब चेंज हो रहा है वेदर का या सीजन का, ये चीजें शिफ्ट होती जा रही हैं। शिफ्ट होने से एग्रीकल्चर का जो पूरा पैटर्न है वो शिफ्ट होगा। हमारा स्कूलिंग का जो सिस्टम है वो उसके हिसाब से बना है, फाइनेंशियल ईयर्स की जो सिस्टम है, कंजम्पशन पैटर्न का सिस्टम है, बिजनेस का सिस्टम है, वो उसके हिसाब से बना है। आपको ध्यान होगा कि इस समय इलेक्शन, जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन कमिश्नर ने बाद में कहा कि इस बार सबसे ज्यादा डेथ्स हुई हैं जिन्होंने इलेक्शन करवाया है उस ड्यूरेशन में, ये बढ़ती गर्मी के कारण हुआ है। अगर इसी तरह से पैटर्न चेंज होता रहेगा तो हमें बहुत सी
सी नई समस्याएं देखने को मिलेंगी जिसको हम पहले शायद सोच भी नहीं रहे थे जिसके बारे में। ये सारे पैटर्न्स को देखते हुए बहुत जरूरी है कि हम ओवरऑल सिनेरियो में और शॉर्ट टर्म सिनेरियो में भी चीजों को हैंडल करने के लिए देखें। सारे जो एग्जांपल्स हैं वो बताएं। अब इनोवेशन की जो बात आती है, मैं एक चीज अफसोस के साथ ये कहता हूं कि हम हर बार साइंस पे इतना ज्यादा रिलाई करने लग जाते हैं कि यही सब कुछ सॉल्यूशन लेकर आ जाएगा। ये जरूरी नहीं। बहुत बार हमें ये भी रियलाइज करना पड़ेगा कि प्रिवेंशन इज मच बेटर देन क्योर। तो हमें कोशिश ये करनी है कि वो जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जिसकी हम बात कर रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर जाने की, वो क्रॉस ना हो, और हम 1.1 डिग्री सेल्सियस पर इस समय हैं। तो कहीं ज्यादा जरूरत है कि हम और भी नए रिसर्चेस वो डेफिनेटली किए जाने चाहिए। R&D का हाल इंडिया में अभी भी खराब है, स्पेशली इस फील्ड में। हमें कहीं ज्यादा उसमें पैसे लगाने की जरूरत है। लेकिन अब ये पैसा कहां से आएगा? देखिए, जो रिच कंट्रीज हैं, जो पेरिस अकॉर्ड के तहत भी और बाकी क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो पैसा देते हैं, उनको $100 बिलियन देना था 2019-2020 तक। उन्होंने 2022-23 पर आके ये चीजें दी हैं। तो उससे अब आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज्यादा इस चीज को लेके प्रोत्साहित कर रहे हैं पुअर कंट्रीज को या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को। तो ओवरऑल जब तक हम सभी का नहीं इसमें क्लेम देखेंगे, तब तक इस चीज का सॉल्यूशन ठीक निकालना है, थोड़ा ये एक बड़ा विषय है। इस पर तो ओवरऑल पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें बैठकर बात कर रही हैं। G20 हो, G7 हो, कोई बैठक हो, वहाँ पर इस विषय पर बात करते देखते तो चिंतित होंगे। लेकिन ओवरऑल दर्शक को कैसे समझना चाहिए और आम लोगों को इस विषय में अपनी जिम्मेदारी कैसे समझना चाहिए, इस विषय को भी छूते चलेंगे। लेकिन आर्या सर, अभी जो रजत ने कहा, डॉक्टर झा ने कहा, उससे एक बात समझ में आती है कि बहुत रैपिड है अब हमारी ग्रोथ। मतलब आपने 1950 की बात कही थी, मैं कहता हूं और आप 80 के दशक में चले जाएं, 70 के दशक में चले जाएं, तो हाल के 10, 12, 15 सालों में जो रैपिड डेवलपमेंट है, या बिल्डिंग्स जिनकी आप बात कर रहे थे, वो भी हम देखते हैं कि अब मुंबई में एक समय पर ऊंची बिल्डिंगों के बारे में हम सुना करते थे, लेकिन रेस्ट ऑफ द कंट्री और कई मेट्रोपॉलिटन का विकसित होना, खासतौर पर दिल्ली NCR का विकसित होना, यहाँ ऊंची ऊंची इमारतें होना, ये इतना आम नहीं था। यह बहुत तेजी से ग्रो करता चला गया है। तो क्या इसको लेकर हम तैयार नहीं थे, ये अचानक से हुआ है, या ये एक मजबूरी थी, आने वाले समय में और होगा और इसके बारे में हम कुछ सीख लेंगे? थोड़ा सा इस पर एक प्रकाश डालिए। जो रैपिड ग्रोथ है, एक गैप की 10-15 सालों में चीज़ों का बहुत एक्सपोनेंशियली, बहुत अचानक से चेंज हो जाना, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें 3 चीज़ है। सबसे बड़ी तो ये है कि हमको ऐसा नहीं था कि हमको इस चीज़ का आभास नहीं था कि इंडिया इतनी तेज़ी से तरक्की करेगा और हमारा GDP जो है वो इस तरह से बढ़ेगा। उसका मतलब ये है कि हर तरह की एक्टिविटी जो इस देश में होती है वो बढ़ती चली जा रही है और बढ़ेगी, इसका आभास था। पर इसके साथ ही सरकार की जो नीतियाँ रही हैं, नीतियों में इतना खोट नहीं है, पर जो सबसे बड़ा खोट है वो उनके इम्प्लीमेंटेशन में है। क्रियान्वयन। कि किसी भी तरह से अगर आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जैसे मैंने कहा, आप पेड़ काट रहे हैं अंडमान निकोबार में और उसकी एफ्रोस्ट्रेशन यहाँ पे कर रहे हैं, आप कह रहे हैं अरावली में पेड़ लगाएंगे, ये मुझे नहीं समझ में आता। मतलब ये सब हैं, और ये ऐसा नहीं है कि इस देश में हमको मालूम नहीं है। हमारी पत्नी प्रोफेसर संस्कृत की रही हैं, काफ़ी दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। उन्होंने किताब लिखी है सैंक्टिटी ऑफ एनवायरनमेंट इन एंशिएंट लिटरेचर। अब उसके एक एक चैप्टर में मुझे नहीं मालूम था कि भाई इतना कुछ होगा, पर जब उन्होंने पूरी किताब लिखी, सर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करिएगा, एक आध दिन वो शो के लिए समय निकालें। आप बात कंटिन्यू करिए, लेकिन मैं तो सुन के ही उत्साहित अगली बार आप करें तो जरूर वो आएंगी और स्वागत है उनका। ऐसे ज्ञानी विद्वानों का होना बहुत जरूरी है। इस रिसर्च पे वो बोल सकती, मुझसे ज्यादा बोल सकती हैं शायद, क्योंकि देखिए 4 चीजें, हमारे पर्वत हैं, हमारी नदियां हैं, हमारी एक एक हिंदू पद्धति के अंदर एनवायरनमेंट की इतनी तगड़ी सैंक्टिटी थी कि हम पेड़ों को बचाते थे। अब बिश्नोई सेक्ट ले लीजिए, वो बिश्नोई है बाय द वे, तो जो उनके जम्बेजी के अनुयायियों में उस फैमिली से आते जी जी, तो आकर वही हम इस देश में इम्प्लीमेंट करते आए हैं, हमने उसे भुला दिया। अगर हम आज उसको कर देते हैं और उसकी तरफ अग्रसर हो जाते हैं जी, जैसे आपने छठ का रेफरेंस दिया,
अब छठ का पर्पस क्या है कि भाई आपको ये करना है, और कहाँ, नदी में नदी करना में है, करना। आपको अपने टैंक्स में करना है। उनको अगर आप बचाएंगे नहीं, अब इस तरह की दिल्ली की दूषित यमुना के अंदर अगर आप जाके वहाँ खड़े होंगे और आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे उसके लिए, क्योंकि ये सारी प्रथा का पर्पस ही यही था वेरी कि ट्रू। आप अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, क्योंकि अगर प्रकृति नहीं है तो आप नहीं हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। आप जैसे अक्टूबर के अंदर इतनी गर्मी मैंने कभी नहीं देखी आज तक नहीं देखी। जी। मैं तो इसी एरिया में रह रहा हूँ और इतना मैंने देखा ही नहीं कि मेरा इस समय भी मैं एयर कंडीशन चला के इस कमरे में बैठा हुआ हूँ। तो यह सब को रोकने के लिए हमें प्रकृति की तरफ ध्यान देना ही होगा। हम्म। और एक-एक चीज़ में हमारी तो हर प्रथा सुबह से लेके उठने तक, सूर्य को अर्घ देने से आपके लेके रात को आपके सोने तक, आपकी हर एक्टिविटी के अंदर एनवायरनमेंट बिल्ट इन है हमारे एंशिएंट लिटरेचर में। उसको हम भूलते जा रहे हैं और अब हम उसी को कह रहे हैं। जैसे आर्द्रभूमि है, जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, इतना एरिया आपके पास है, अब आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे और वहाँ पे बिल्डर आके 100 स्टोरी पाट की पाट के 50 बिल्डिंगें खड़ी हो गई, नदियां बिल्डिंग। सुखा सुखा के, अच्छा, तालाब और सुखा। आर्द्रभूमि की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसको पाटना सबसे आसान है। हम्म। आप आए रात के अंदर, आपने 100 ट्रक उसके अंदर डाले और सुबह वहां देखा फ्लैट जमीन पड़ी हुई है। और मैं तो देखा है यहाँ पे दिल्ली के पास हम भी देख रहे हैं सर। वेटलैंड्स को पूरी प्रोटेक्ट करते हुए पूरा मैंने देश देखा है देखता रह गया। कि देखते देखते अब जैसे ये प्रेरणा स्थल बना दिल्ली के अंदर, ओवरनाइट, बिलीव मी, 2009 के एंड में, बिलीव मी, 9,000 से ज्यादा पेड़ काट के वहां से उनका एक एक कोई अवशेष नहीं मिला अगले दिन सुबह, क्योंकि हमें वहां पत्थर पत्थर का बनाना था। अगर हम उसमें सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं फाइल करते तो आपका नोएडा की एंट्री से लेके 3.5 किलोमीटर का कुल पूरा मिला के एरिया आपको। इसको एक 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 दो लाइनों में ऐसे समझिए, आप छोटी छोटी चिड़ियाओं के बारे में, आप तितलियों के बारे में, आप कुदरत के बारे में, छोटे पेड़ पौधों के बारे में, छोटे जलाशयों के बारे में नहीं सोच रहे हैं ना, तो समझ लीजिए अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं। धीरे धीरे आप उस स्थिति में जा रहे हैं जब ये तपता अक्टूबर नहीं, आपको तपती हुई धरती दिखाई देगी। डॉक्टर सौरभ, ये मुझे बताइए कि क्या ये हम देख रहे हैं सिमटती सर्दियां? मैं खुद इंतजार करता था, मैं जब दिल्ली आया था नया नया तो ऐसा लगता था कि अरे बाप रे, दिल्ली की सर्दी होती, अभी भी होगी, हम देखेंगे 1-2 महीने बड़ी कड़ाके की सर्दी होगी, लेकिन ऐसा लगता था सितंबर से जो चीज़ शुरू होती है वो मार्च तक चलती है तो एक आपको राहत रहती है। लेकिन अब सितंबर अक्टूबर, आप गर्मी, अभी अक्टूबर एंड में आप आ गए हैं और एसी चला रहे हैं। क्या सर्दियां सिकुड़ती जा रही हैं, गर्मियां फैलती जा रही हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो ये आगे क्या स्थितियां लेकर आ रहा है, इसके मायने क्या है? जिस तरह से अभी आनंद आर्या सर ने काफी डिटेल में इसके बारे में बताया, सो आने वाले टाइम में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो शिफ्टिंग चल रही है, हो सकता है अब ये ठंडी का जो सीजन स्टार्ट होगा नवंबर दिसंबर से स्टार्ट होगा, तो ये एक मेजर फैक्टर ना कि सिर्फ क्लाइमेट के लिए, ये एक हेल्थ के लिए भी एक काफी बड़ा समस्या होते जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में आप देखेंगे डेंगू जैसी समस्या जो अगस्त सितंबर के टाइम में होती थी, अब अक्टूबर नवंबर में भी लोग को वायरल फीवर होने लगा है, जी। क्योंकि टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन है 37 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉडी टेम्परेचर उससे हमेशा ही हाई रहता है। तो बॉडी के अंदर की जो सेल मेटाबॉलिज्म है वो भी धीरे धीरे अफेक्टेड हो रही है, और एक लाइफ स्पेन में भी बहुत ज्यादा गिरावट आ रही है जो लोग मेट्रो सिटी में रह रहे हैं। यदि आप कंपेयर करेंगे रूरल एरिया टू मेट्रो सिटी, तो लाइफ स्पेन जो 60-70 था वो आज के टाइम में 50-55 के बीच में चलती जा रही है। पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा हमारा हेल्थ इफेक्ट अफेक्टेड हो रहा है। यदि हम रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला वक्त मेट्रो सिटी के लिए दर्दनाक हो सकता है। हम एवोल्यूशन की तमाम थ्योरीज पढ़ते हैं और उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन समझ में, मेरा तो बड़ा दिलचस्पी का ये विषय रहा है तो मैं सबको पढ़ता रहा, और पढ़ने में एक चीज़ समझ में आई, बड़ा धीरे 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 परिवर्तन होता है। लेकिन हम एक ऐसे दौर में जहाँ बहुत रैपिड 4 से 5 साल में, मतलब मैं अपने 20-25 साल के करियर में ये कहता हूँ एक ज़माना ऐसा था और अब ऐसा हो गया है, और ये आने वाले समय में और तेज़ होने वाला है।
डिजिटाइजेशन का युग तो चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद हम सुपर इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इस सब के बीच में बहुत रैपिड तरीके से, बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर जो कश्मकश चल रही है वो बढ़ेंगी, ख़त्म होंगी, वैकल्पिक होंगी। इस सब पर अभी जद्दोजहद जारी है, वो चलता रहेगा। तो यानी कुल मिलाकर अब ये बहुत कम कम समय में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। रजत, क्या बहुत रैपिड है अब ग्रोथ, और इसमें आप कितने आशा, मतलब देखिए जब हम देखते हैं कि हम वैभव की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, कई नए इन्वेंशन, इनोवेशंस हो रहे हैं, तो इस सबके बीच में इसके खतरों का भी ध्यान रखते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, इसको लेकर क्या तैयारी है? प्रवीण जी, रैपिड ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो प्लानिंग और प्रॉपर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है वो बहुत बार मिसिंग हो रहा है। और आप जिस ग्रोथ की बात कर रहे हैं, अगर वो सस्टेनेबल नहीं, सस्टेनेबल का मतलब ही है कि वो ग्रोथ तभी लॉन्ग टर्म तक उसी हिसाब से चल सकती है जब हम पूरी दुनिया का ध्यान रखते हुए चलें। जो महात्मा गांधी का कोट है फेमस कि भाई धरती नीड के लिए सफिशिएंट प्रोवाइड कर सकती है आपको, पर ग्रीड के लिए नहीं, वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा रिलेवेंट। तो जो पॉलिसी मेकिंग की बात है, चाहे हम अर्बन प्लानिंग करें जिससे वहां के अर्बन हीट आइलैंड्स ना बने, या हम चाहे डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, इन सभी में हमें जरूरी है कि हम लॉन्ग टर्म चीजों को ध्यान रखते हुए चलें। और ये बात एकदम सही है कि अंडमान के पेड़ काट के अरावली में पेड़ लगा के आपको फायदा नहीं होगा। आपके प्रोग्राम में ही बहुत बार डिस्कशन हुआ है कि कैसे संजय वन, जो दिल्ली के ही फॉरेस्ट है, वो कैसे काटे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट का क्या हाल हो रहा है हम यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स है। दूसरा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो हम एंशंट ट्रेडिशंस की बात कर रहे हैं, रिच कल्चर की बात कर रहे हैं भारत की। देखिए पहले क्या था, जब 1000 लोग हुआ करते थे तो वो अगर तालाब में फूल डालते थे, वो और उसके कंपैरिजन में जब 1 करोड़ लोग जब नदी में फूल डाल रहे हैं, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। तो जो जनसंख्या, जो ट्रेडिशन, जो रीति रिवाज हम पहले फॉलो करते थे, जो पूजा हम नदियों की पूजा हमारे यहाँ होती है, सभी ने उसके बाद भी यमुना और गंगा का हाल हम देख रहे हैं। तो जरूरी है कि आज की जनसंख्या के हिसाब से, आज के हिसाब से हमें कैसे चीजों को बदलने की जरूरत है, अडॉप्ट करने की जरूरत है। इसके लिए भी पॉलिसी और इसके लिए भी उसके इंप्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। और ये हमारी मतलब ये सरकार के ऊपर नहीं आएगा, ये हमें लेकर आना पड़ेगा कि हम कैसे उन नदियों को, उन पहाड़ों को, उन जंगलों को बेटर कर सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, यही रैपिडनेस, ये हम देख रहे हैं, बहुत फ्रीक्वेंट है परिवर्तन, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। क्या बहुत तेज़ी से हम एक तरीके से, विवेकानंद कहते थे उत्थान पतन तरंगवत है ये दुनिया, एक बार चरम पर जाएगी फिर एकदम तेज़ी से नीचे आएगी, और इसी तरह सृष्टि भी चलती आ रही है। ये उनका एक कोट है, श्रीमद् भगवत गीता उनकी जो पुस्तक है। लेकिन मैं ओवरऑल साइंस की भाषा में समझना चाहूँगा आपसे कि क्या हम अब वैज्ञानिक विकास के या वैज्ञानिक उत्थान के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर उत्थान इस चरम पर पहुंच गया है जिसके बाद पता नहीं पतन है? मैं आपकी बात से एकदम ही सहमत हूँ, क्योंकि हर एक चीज का सॉल्यूशन सिर्फ विज्ञान और इनोवेशन से नहीं हो सकता है। और मेरा एक सजेशन रहेगा, जिस तरह से भारत में स्वच्छता को लेकर एक मिशन चली थी, यानी हर आज के टाइम में हम एक एक बच्चे को देखते हैं स्वच्छता के प्रति एक जागरूकता, उसी तरह से एक मिशन मोड पे हर एक इंडिविजुअल को प्लांटेशन ड्राइव को लेके काम करना पड़ेगा। और यही एक अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है वो आने वाले टाइम में हो सकता है, जिसके थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, इसके थ्रू हम आगे बहुत बढ़ सकते बढ़िया, हैं। बहुत सुंदर आपने बात कही। ये इसलिए सुंदर है क्योंकि जो दर्शक सुन रहे हैं, आप सोचते हैं आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है। आप अपने स्तर पर, चाहे पौधे लगाना हो, चाहे वाटर कंजर्वेशन की बात हो, पानी का सम्मान करना हो, प्रकृति का सम्मान, आप अपने स्तर पर करिए। आप जो भी सुन रहा है इंडिविजुअल, जी बोलिए 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 डॉक्टर झा। एक मतलब धार्मिक से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से हम लोग घर में मॉर्निंग में उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं और तुलसी को जल देते हैं, तुलसी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मतलब उत्सर्जित करती है। यदि हम एक तुलसी पौधा को भी अपने लाइफ में कंजर्व करके रखते हैं, तो उससे भी हम बहुत सारी चीजों को कवर गॉट कर इट। सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली आपको प्रकृति के प्रति जागरूक रहना है। देखिए कोई है नहीं है बड़े पैमाने पर। अब क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि आनंद आर्या सर सबसे सीनियर हैं इस पैनल पर, भी बहुत जानते हैं इस विषय पर, बड़ा गहन शोध है। तो आर्या सर, अब आप बताइए कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, लोग डरे भी ना, सचेत भी रहें। आने वाले समय में आप कहाँ देखते हैं दुनिया को, खास तौर पर भारत को जाते हुए? देखिए,
चिंताजनक सिचुएशन तो इस समय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया भर के अंदर इसके ऊपर संवाद नहीं हो रहा है, जैसे आपके कॉप्स पे जाके स्ट्रेटजी बन रही है, सब कुछ है। पर मेरे ख्याल से भारत को इसके अंदर पहल करनी पड़ेगी, और ये पहल जो होगी वो 10, 20, 40 साल की आगे की प्लानिंग से ही नहीं होगी, हमें कम से कम 100 साल की प्लान करना होगा। और इस प्लानिंग करने में हमें जो टेक्नोलॉजी आज अवेलेबल है, जो आज से 50 साल पहले अवेलेबल नहीं थी, उसकी सहायता से हम बड़े अच्छे-अच्छे मॉडल्स बना सकते हैं कि अगले 50-100 साल में क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से जो भी एक्शन प्लान बने। देखिए, एक्शन प्लान अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पर मेरे हिसाब से कैसी भी हो, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको जो क्रियान्वयन करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और जब तक कि हम उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हम पेड़ों की तरह, और जैसा डॉक्टर झा ने भी कहा, एक आम आदमी को शायद इतना गहन सोचने की शायद उसको ज़रूरत नहीं है, या सोचता नहीं है, इसीलिए ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हमारे यहाँ बनाई गई हैं, यस, वेरी जो ट्रू। हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में लिखा गया है कि भाई आप सुबह उठ के आप तुलसी को जल दीजिए। अब तुलसी का एक पौधा, उसकी महत्ता तो बहुत कम लोग समझेंगे। आप बस, हाँ, उनको ये मालूम है कि मुझे एक तुलसी का पौधा रखना है और तुलसी के पौधे में पानी पानी देना है। डालना। तो ऐसी यही एंशिएंट प्रैक्टिसेस जो इन भारत की हैं, अगर हम इनको फ़ोरफ्रंट पे ले आते हैं और इनके पीछे साथ-साथ, क्योंकि आज आप इतना बढ़िया आपके पास टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया है कि आप किसी भी एक चीज़ को समझा सकते हैं। अब आपकी मुझे बात वो समझ में आई जो पहला स्टेटमेंट था कि भारत की तरफ दुनिया देखेगी। और जो हम बहुत सारी बातें करते हैं, जो आध्यात्मिक चर्चाओं को लोग यूं ही किनारे करा रहे, ये तो ये बात गुजरे ज़माने की है, वो कितना ज़रूरी है, कुदरत से जुड़ना कितना ज़रूरी है, और प्रकृति से कैसे भारत की पुरानी परंपरा, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, ये हम सब जानते हैं। हर एक का अनुभव है कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति से जुड़े हुए हैं। हमारी उपासनाओं से लेकर, हमारी पूजा पद्धतियों से लेकर, चाहे पेड़ों के इर्द गिर्द आपको धागे बांधना हो, जल चढ़ाना हो, तुलसी को जल देना हो, हर चीज क्यों कुदरत से जुड़ी हो। नदियों की उपासना करना हो, क्यों हम जुड़े। सूर्य की उपासना करना हो, हम क्यों कुदरत से जुड़े हुए, क्योंकि हम कुदरत का महत्व हमेशा से जानते हैं और आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत ही दिलचस्प ये चर्चा रही है और ये बहुत बड़ा विषय है। डॉक्टर सौरभ कुमार झा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद आर्या सर, आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत इस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। और जो मैम वाली बात मैंने कही, रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप कर दीजिएगा दिवाली की बधाई देते हुए। तो उम्मीद है कि उनके साथ में जल्दी एक कार्यक्रम हम कर पाएँ, क्योंकि वो जो आपने अंतिम दौर पर बात छोड़ी है वो वहीं से शुरू होगी, तो उनसे ज़रूर बात की जाएगी। और रजत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर अपनी रिसर्च के साथ में आप आए। आप सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। भारत का सवाल में इतना ही।